तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर के नए लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 जून के करंट अफेयर्स। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हर रोज़ हम पढ़ते हैं कि जो जैसे कि डेली के करंट अफेयर होते हैं वो पढ़ते हैं, और संडे को हम पढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो अब की बार संडे को भी हम लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स की एक क्विज़ लेकर आ रहे हैं। तो उसको हम अपलोड कर दी जाएगी अभी संडे को। जो टाइम हमारा शेड्यूल होता है इसका करंट अफेयर का, उसी टाइम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जो पहली खबर है आज पढ़ लेते हैं। एक बात बता दूँ उसको, आज दोस्तों आज क्या है कि जो मेरी प्रॉब्लम हो रही थी पीसी में कुछ, तो उसकी वजह से मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया और सही से पीडीएफ भी नहीं बना पाया हूँ। तो जैसा भी है आप आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए। कल से हम दोबारा से फिर हिंदी में साथ में जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की पहली न्यूज़ क्या है कि जो माइग्रेंट लेबर हैं जो एक स्टेट से अपने स्टेट में वापस जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है तो उनको बेरोज़गार हो चुके हैं वो। तो उनके लिए जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ABPMJ, तो जो इंडियन गवर्नमेंट की योजना है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि उसके अंतर्गत जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर आता था उसको अब जो माइग्रेंट लेबर है जो कि अभी अनएम्प्लॉयड हैं, अब बेरोज़गार हैं, उनके लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है कि भी अब वो माइग्रेंट लेबर भी उस योजना के अंतर्गत आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया है कि जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है कि भी जो पीएम जन आरोग्य योजना को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, उसका नाम क्या है इम्प्लीमेंट एजेंसी का, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स जहाँ पे माइग्रेंट मजदूर अभी गए हैं वापस अपने अपने घर पे, और जहाँ पे वो बेरोज़गार हो चुके हैं तो उनको जो एलिजिबल हैं जो इसके लिए जो जन आरोग्य योजना के लिए जो एलिजिबल हैं बेनिफिशरीज़, उनको स्कीम के अंदर लाया जाएगा और उनके ई कार्ड वगैरह भी इशू कर दिए जाएंगे ताकि उनको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो बेरोज़गारी की वजह से, उनको हेल्थ इंश्योरेंस में या हेल्थ में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो अभी PMJ के बारे में जान लेते हैं। अभी क्या है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को, और ये 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर प्रोवाइड करती है पर फैमिली पर ईयर, यानी कि हर साल 5 लाख रुपए आपकी फैमिली में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा सारा सरकार उठाएगी, आपको एक भी रुपये खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा। तो फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन टू ओवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। भी जो पुअर है फैमिली वो अपना हेल्थ कवर नहीं उठा सकते, तो उनके लिए तकरीबन 10.74 करोड़ जो पुअर और वल्नरेबल फैमिली हैं जो अपना खर्चा नहीं उठा सकती, तो उन तक ये योजना अभी तक पहुंच चुकी है। और इसमें क्या देते हैं कि जो 5 लाख रुपए तक की जो हेल्थ कवर है, जो आपको इलाज अगर 5 लाख रुपए तक का कोई भी इलाज है तो आपको सरकार फ्री में करवाएगी, आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जो अबाउट 53 करोड़ बेनिफिशरी, यानी कि जो 10.74 करोड़ तो फैमिलीज होगी, उसके अंतर्गत जो पीपल हैं एक एक बंदे को जोड़ करके तकरीबन 53 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभार्थी हैं वो इसमें आते हैं जो पीएम जन आरोग्य योजना है। इट इज़ ए कैशलेस एंड पेपरलेस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो जो ये NHA द्वारा ये स्कीम लाई गई है जो इम्प्लीमेंट करती है इसको, तो उसने क्या कहा है कि ये बिल्कुल ही पूरी तरह से कैशलेस है, पेपरलेस है, क्योंकि जो ये कार्ड दिया जाता है उनको जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का कार्ड, तो उसमें क्या होता है कि जो कैशलेस उसको पेमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती, बस उनको हॉस्पिटल में जाके कार्ड दिखाना है, तो उसके बाद जो सारा खर्चा है वो सरकार के खाते से जाएगा और उनको एक भी पैसा वहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। तो कैशलेस होगी, पेपरलेस होगी, सिर्फ उनको एक कार्ड दिखाना है, उससे सारी सुविधाएं उनकी मिल जाएंगी। तो जो ये है आयुष्मान भारत PMJ जन आरोग्य योजना और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इनके दोनों के CEO कौन है, डॉक्टर इंदु भूषण है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि जो वाइस एडमिरल हैं अतुल कुमार जैन ऑफ ENC इनोग्रेट किया है इन्होंने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स इन विजग। तो विजग में क्या किया है इन्होंने कि जो सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है कि भी जो लोगों को रेस्क्यू करेगा समुद्र में, तो सबमरीन की तरह होता है ये, तो इसको एक इसके कॉम्प्लेक्स है कि भी वहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स बनाए जाएंगे डीप सबमर्जेंस। तो उनके लिए क्या किया है, जो वाइस एडमिरल हैं इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके जो हेड हैं वहाँ पे वाइस एडमिरल हैं
अतुल कुमार जैन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इसको, जो कॉम्प्लेक्स है कहाँ पे, विजग में। विजग कहाँ है, ये विशाखापट्टनम के आसपास है। तो जो फ्लैग ऑफिसर कमांड है कहाँ पे, चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, क्योंकि जो पूर्वी जो नेवी की कमांड है वहाँ पे, उसमें क्या किया है, वहाँ पे उन्होंने अपना जो कॉम्प्लेक्स है जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल का, DSRV कॉम्प्लेक्स, उसको विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया है। तो ये विजय कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। तो सेकंड क्या है कि जो DSRV है, डिज़ाइन टू अकोमोडेट द न्यू सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि जो नया सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम, सबमरीन क्या होता है आपको पता होगा कि जैसे नॉर्मल शिप होती है वो पानी के ऊपर चल सकती है, लेकिन सबमरीन है वो पानी के नीचे भी चल सकती है, पानी के अंदर भी चल सकती है। तो विद द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ टू स्टोर DSRV एसेट्स इन रेस्क्यू रेडी स्टेट, कि भी जो ये डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, इनको क्या कर सकेंगे, वो जो इनके एसेट्स वगैरह है कि भी कोई आइटम्स हैं जो रेस्क्यू करने के लिए काम आते हैं, तो उनको एक रेडी स्टेट में रख सकेंगे कि भी अगर मान लो किसी भी टाइम इमरजेंसी पड़ जाती है तो उनका वो यूज कर सकते हैं। तो एंड आल्सो प्रोवाइड रेस्क्यू कवर फॉर द सबमरीन ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, और साथ के साथ जो ईस्टर्न है वेस्टर्न कोस्ट है उनकी जो सबमरीन है उस पर जो चलती हैं वही ईस्टर्न कोस्ट पे चल की, पूर्वी में या पश्चिमी कमान में जो भी जो सबमरीन वगैरह है उनकी हेल्प के लिए, उनकी रेस्क्यू के लिए हमेशा ये तैयार रह सके, इसकी फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इंडियन नेवी के बारे में बता लेते हैं। इंडियन नेवी क्या है कि इंडियन नेवी इज़ द नेवल ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, कि जो भारतीय की जो सेनाएँ हैं, सभी सेनाएँ हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज का मतलब होता है सेनाएँ, तो उनको कोई एक नेवल ब्रांच भी जो समुद्र को संभालती है, जैसे आर्मी हो गया वो थल सेना है, वायुसेना जो एयर का वो संभालती है पैरामीटर, और जो नेवी है वो इंडियन नेवी है जो वो नेवल ब्रांच संभालती है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, वो सुप्रीम कमांडर होता है इंडियन नेवी का, और जब जो जितने भी फोर्सेज वगैरह हैं इंडिया में सभी का जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन नेवी का, टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज मैरीटाइम बॉर्डर, मैरीटाइम होता है समुद्री बॉर्डर को, और हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इट्स फोर्सेज, और जो कि भी मतलब देश के, जैसे कि आपको पता है कि जो थल सेना है वो अपना ज़मीनी जो वो है मोर्चा संभालती है, वायुसेना हवा में मोर्चा संभालती है, तो पूरे जो फोर्सेस हैं उनको सभी की हेल्प करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए भी, कभी अगर समुद्र में भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है, कोई युद्ध हो जाता है, तो मैरीटाइम बॉर्डर्स पे क्या करता है कि कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए इंडियन नेवी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी नेवी का जो है वो हेड है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और इनसे ऊपर है कौन, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेवी। तो नेक्स्ट है जो 3 कमांड है इंडियन नेवी की मेनली, तो वेस्टर्न नेवल कमांड यानी कि पश्चिमी नेवल कमांड है, हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका, मुंबई में। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, और साउथर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है कोच्चि में। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मध्य प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल को जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 1280 करोड़ रुपए का जो फंड है वो अलोकेट कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, ताकि जो जल जीवन मिशन है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट ने कितना अप्रूव किया है, 1280 करोड़ जल जीवन मिशन इन मध्य प्रदेश के लिए, और जो झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, तीनों को मिला करके 1280 करोड़ का जो फंड है वो अलोकेट किया गया है। तो जो 244.95 करोड़ की जो धनराशि है वो अनस्पेंट है अभी भी, मतलब उनके जैसे पहले पिछले साल के लिए दी गई थी, जो सेंटर ने पहले दी थी, तो उसको भी वो अनस्पेंट है। एंड दिस ईयर सेंट्रल अलोकेशन कितना था, 3093 करोड़ रुपये जो दिया था सेंटर ने, वो भी अवेलेबल है इस साल के लिए, जो इम्प्लीमेंटेशन करना है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 572 करोड़ रुपए इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिए हैं जल जीवन मिशन के लिए, जो है झारखंड में दिए हैं। तो झारखंड में कितने दिए हैं, 572 रुपये, टोटल दिए हैं 1280 करोड़। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भी जो सेंटर ने दिए हैं 1280 करोड़, उसमें जो 3 स्टेट हैं उनके हिस्से कितना कितना पैसा आया है। तो झारखंड के हिस्से आया है 572 करोड़ रुपए, विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ 201 करोड़ अवेलेबल विद द स्टेट। कि भी ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होगा कि भी जो पिछले साल की जो धनराशि दी गई थी झारखंड को, उसमें से अभी भी 201 करोड़ रुपए अभी भी अवेलेबल थे स्टेट के साथ, और अलॉन्ग विद दिस ईयर एलोकेशन अभी 572 करोड़ रुपए अभी सरकार ने अभी दे दिए हैं इस साल, जो 1280 करोड़ के पैकेज में। और तो झारखंड के हैसे और कितनी हो गई झारखंड की अभी अवेलेबिलिटी, 773 करोड़ रुपए की जो अवेलेबिलिटी है तकरीबन, वो सेंट्रल फंड में हो गई है, कि जो सेंटर ने दिए हैं, जो क्योंकि 201 तो पहले के बचे हुए थे जो सेंटर ने दिए थे पिछले साल, और 572 करोड़ रुपए अभी दिए हैं, तो इस टोटल मिला के 772 करोड़ रुपये 773 करोड़ रुपए हो गए। तो जो और इसके अलावा जो स्टेट का खुद का फंड है
उसमें भी पैसे हैं, तो उसको टोटल को मिला करके कितना हो गया, 1605 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो इसमें JJM का मतलब हो गया जल जीवन मिशन यहाँ पे। तो आगे जहाँ भी JJM यूज होगा उसका मतलब होगा जल जीवन मिशन। तो अभी नेक्स्ट है कि जो वेस्ट बंगाल है उसको कितने दिए हैं, 100% जो कनेक्शंस वगैरह, उसको कहा गया कि भी जो हाउस टाइप वाटर है कि भी जो सभी जितने भी घर हैं वहाँ पे सबको में पानी पहुँचाना चाहिए 100% घरों में, एक भी घर वहाँ पे बचना नहीं चाहिए। तो इसमें जो 1146.58 करोड़ रुपए थे वो पहले से बचे हुए थे सेंटर के स्टेट गवर्नमेंट के बैलेंस में, और स्टेट हैज़ एन एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ 2757.34 करोड़ रुपए सेंट्रल फंड्स। तो इतने पैसे उसके पास अभी भी बचे हुए हैं जो 2757.34 करोड़ रुपए हैं। देयरफॉर इन 2020-21 में कितना हो गया, अलॉन्ग विद स्टेट शेयर, स्टेट के शेयर के साथ भी, स्टेट के साथ जो अपने पैसे बचे हैं, जो खुद के स्टेट के पास पैसे हैं, उनको मिला करके तकरीबन 5515 करोड़ रुपए अवेलेबल हैं जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो ये किस लिए यूज होगा, जो हाउस होल्ड हैं, घर हैं वहाँ पे जो पूरे वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे 100% जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें 100% घरों में पानी पहुँच सके, इसके टैप वाटर पहुँच सके, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पैसे हैं वो लगाए जाएंगे। तो JJM के बारे में जान लेते हैं। JJM क्या है, जल जीवन मिशन। इट एम्स टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड हैज एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर एट ए सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। मतलब कि जो हर दिन उनको 55 लीटर तकरीबन पानी मिलना चाहिए और हर हाउस होल्ड को मिलना चाहिए। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये इसकी पुष्टि करने के लिए क्या किया गया है कि भी जल जीवन मिशन बनाया गया है कि भी जहाँ अभी तक टैप वाटर नहीं पहुँचवाया है वहाँ हर घर में भी टैप वाटर पहुँच सके, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे, ऑन रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म बेसिस की भी जो रेगुलर मिलना चाहिए, रेगुलर 55 लीटर पर कैपिटा जो पर डे जो पानी है वो सबको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है गिर सेंचुरी के बारे में। गिर सेंचुरी के जो गुजरात के एशियाटिक लॉयन हैं उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 29% तक राइज कर चुकी है पिछले 5 सालों में। तो इन्होंने क्या अभियान चलाया गया था, पूनम अवलोकन, ये एक अभियान चलाया गया था जिसके अंतर्गत उनकी जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेर है उनको बचाने के लिए, ताकि उनकी कुछ किसी भी कारण से मृत्यु ना हो, तो इसका पुष्टि की जा सके। तो इसके लिए क्या किया गया था, पूनम अवलोकन नाम से एक सर्वे किया गया था। तो उसमें क्या पता चला है हमें कि जो 5 साल हैं, पिछले 5 साल 2015 से 20 तक है, उसमें क्या हुआ कि 29% का तकरीबन राइज मिला है। तो जो रोरिंग सक्सेस मिली है कि भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है ये हमारे लिए कि जो एशियाटिक लॉयन है वो गिर सेंचुरी कहाँ पे है, गिर सेंचुरी गुजरात में है। तो उसका सर्वे किया गया था विद द हेल्प ऑफ पूनम अवलोकन एक्सरसाइज। तो इसके हेल्प से जो सर्वे किया गया था उसमें शो हुआ है कि जो लॉयन की पॉपुलेशन है 29% तक बढ़ चुकी है जो 2020 में, फ्रॉम 27% इन 2015। तो मतलब जो 2015 में जो 27% थी वो बढ़ करके अभी हो गई है 29% के आसपास इन 2020। तो ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के भी जहाँ पे लोयन रहते हैं, कि जो एरिया जहाँ पे जो स्पेशली असाइन किया गया है कि भी यहाँ पे लोयन वगैरह रह रहे हैं, जो सेंचुरी का एरिया है वहाँ पे, और उसको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है कि बाहर के लोग उसमें ना जा सके और किसी तरह से की भी जो लायंस हैं उनकी जो लाइफ है उसमें इंटरफेयर ना कर सके, उनको शिकार वगैरह करना या उनको किसी तरह से परेशान करना, तो ये इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो। उस एरिया को वो एरिया भी बढ़कर अभी कितना हो गया है कि जो 2200 स्क्वायर किलोमीटर था 2015 में, वो अभी 30,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है 2020 में। तो इसमें कितना 36% का इंक्रीज आया है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एशियाटिक लॉयंस है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में पाए जाते हैं और एग्रो पेस्ट्रल कि रीजन्स की भी जो चरावाह हैं वहाँ पे एग्रीकल्चरल, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी हो सकती है, और जो चरवाहे हैं वो अपने जानवरों को, कैटल्स को भी चरा सकते हैं। तो उन एरियाज और जो प्रोटेक्टेड एरियाज बच गए। तो जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र कहाँ क्या है, एक ज़िला है कहाँ पे, गुजरात में। तो उसमें एक गिर फॉरेस्ट के जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं कवरिंग, कभी तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है गिर फॉरेस्ट। तो उनमें क्या है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे लॉयंस पाए जाते हैं। तो गिर नेशनल पार्क के और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पूरा नाम इसका है गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह है गिर गुजरात में, और इट इज़ द लार्जेस्ट कॉम्पैक्टेड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये क्या है, एक ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है इन वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो आपको पता है गुजरात क्या है, वेस्टर्न रीजन में है। तो वेस्टर्न रीजन में ये पूरा बहुत बड़ा और कॉम्पैक्टेड ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है कि भी शुष्क जो उष्ण कटिबंधीय है
वो ये 1 है। तो इसका जो डिक्लेयर किया गया था सेंचुरी के रूप में, इसको 1965 में डिक्लेयर किया गया था कि भी एक गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। और इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड टू होस्ट द एशियाटिक लायन एंड एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। कि आपको पता है कि जो एशियाटिक लायन है उसके कुछ ही वहाँ पे बचे हैं, पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायन के कुछ ही वो बचे हैं, शेर बचे हैं। तो उसके लिए जो पूरे दुनिया में एशियाटिक लायन है वो सिर्फ गिर गुजरात में पाया जाता है। तो क्योंकि ये क्या हो चुका है, एंडेंजर्ड हो चुका है जो ये शेर है एशियाटिक लायन, तो सिर्फ ये गिर गुजरात में पाया जाता है। तो इसमें काफ़ी पॉपुलेशन में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इट आल्सो हाउसेज ए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एक्जोटिक बर्ड्स, कि भी यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी पाए जाते हैं, एनिमल्स भी पाए जाते हैं, और फ्लोरा एंड फौना यानी कि पशु और पक्षी सारे। उसके साथ साथ जो डिफरेंट तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इट कवर्स अबाउट 1153.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो इतना 1153 तकरीबन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो जिसमें से जो 258 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो डिक्लेयर कर गया था नेशनल पार्क के तौर पर। मतलब कि जो पूरा एरिया है वो तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसमें एक छोटा सा एरिया बना दिया अलग से 258.71 किलोमीटर का स्क्वायर का। उसमें क्या कर दिया गया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया भी जो क्या है वो नेशनल पार्क रहेगा। तो नेक्स्ट है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। पहले एक जो आई थी वो आई थी हायर एजुकेशन के नाम से जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, अभी आई है क्यूएस के नाम से। तो क्यूएस का मतलब होता है क्वैक कुरेली सिमोंड्स, क्वैक कुरेली सिमोंड्स के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। तो ये 2021 के लिए आई है, इसका 17वां एडिशन है, ये भी याद रख लेना आप। तो इसमें जो 3 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप 200 जो यूनिवर्सिटीज़ में रैंकिंग में जो टॉप 200 की लिस्ट में आए हैं, 3 इंस्टीट्यूट आए हैं। तो क्या है कि जो क्यूएस है वो ग्लोबल एजुकेशन एनालिस्ट है, जो क्या करता है मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की रैंकिंग, कॉलेज की रैंकिंग प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में। तो इसने अभी 17वां एडिशन निकाला है 2021 के लिए। तो दिस ईयर ओनली 3 इंस्टीट्यूट्स आए हैं जो टॉप 200 की रैंक में आए हैं। जो 3 इंस्टीट्यूट कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। आईआईटी बॉम्बे आया है, वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है, और उसमें कितना रैंक है वहाँ पे 172 रैंक है। IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये है बेंगलुरु में, ये 185वां स्पॉट है इसका। और IIT दिल्ली का कितने रैंक पे मिली है, 193 रैंक है इसका पूरे ग्लोब पे, पूरे वर्ल्ड में। तो जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 है उनको भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट है हमारे वाले तो ये भी इतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी अच्छे से पूछे जा सकते हैं। तो जो 2020 में और 2021 में जो रैंकिंग पिछले साल की रैंकिंग थी उसमें कुछ ज़्यादा खास फर्क है नहीं, बस 5th नंबर वाला 4th पे आ गया और 4th वाला 5th पे आ गया। तो फर्स्ट नंबर पर है क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यानी कि USA में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA, यानी कि जो टॉप 3 हैं, टॉप 4 हैं हाल फिलहाल वो क्या है कि USA से हैं। तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक, ये भी क्या है USA से है, ये 4th नंबर पर आ गई है, पिछले साल ये 5th नंबर पर थी। और अभी क्या है कि जो 5th नंबर पर कौन आ गई है अभी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK की है, ये पिछले साल 5th नंबर पर थी, 4th नंबर पर थी, ये अब की बार 5th पे आ गई है। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं कि जो ये रैंकिंग है वो वर्ल्ड्स की लीडिंग प्रोवाइडर है सर्विसेज के लिए, जो क्या करती है, एनालिसिस करती है कि भी कौन सी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनका स्कोर क्या रहता है, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह और जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। तो उन सब के बारे में जो एनालिसिस है वो ये करती है, और उसके बाद फिर क्या निकालती है, जो ग्लोबल हायर एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या निकलती है, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकालती है। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2004 में, और अब की बार इसकी 17वीं जो पब्लिशिंग है वो हुई है रैंकिंग की। तो इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कंसल्टेड साइंस सोर्स ऑफ कंपैरिजन ऑन यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस। तो क्या है कि जो यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस, किसी अगर यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस देखनी है तो सबसे जो कंसल्टेड सोर्स है, सबसे ट्रस्टेड सोर्स है वो क्या है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो जो क्यूएस है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को भी निकालता है हर साल। तो इसके फाउंडर एंड CEO कौन है, नुनजियो क्वाक्युरेली, जिसके नाम से ये क्या बना है, क्वाक्युरेली सिंड्रोम्स। तो उसके क्या है कि ये कौन, इनके फाउंडर भी हैं और CEO भी हैं, और इनका हेड ऑफिस है UK में, यूनाइटेड किंगडम में।
नेक्स्ट है जो मर्सर है उसकी 26 जो एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आया है कि भाई कौन सा शहर रहने के लायक कितना महंगा है, कि उसमें कितना खर्चा आ सकता है आपको अगर रहना है तो वहाँ पे। तो उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे है 2020 का वो निकाला गया है। मुंबई को रैंक मिली है 60th ग्लोबली और 19th इन एशिया। तो मतलब जो सबसे दुनिया में सबसे 60वें सबसे महंगा शहर कौन सा है, मुंबई है, और एशिया में 19वें नंबर पर। तो ये इंडिया में कौन सा है, इंडिया में पहला रैंक है इसका। तो इंडिया में मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है, मुंबई है। और इसको जो जून 10 2020 के जो रिलीज़ किया गया था जो ये सर्वे है, इसकी 26th रिपोर्ट आई है। ये जो सर्वे है 26 नंबर पर आया है। फ्रॉम इंडिया मुंबई का क्या मिला है, 60वीं रैंक मिली है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। एशिया है उसमें कितनी मिली है, 19वीं रैंक मिली है। तो मुंबई एकमात्र शहर है जो इंडिया में जो कि टॉप 100 जो महंगे शहर हैं पूरे दुनिया में उसमें आया है। जो हांगकांग है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा है, वो उसने लिस्ट को टॉप किया है। जो ग्लोबली लिस्ट है सबसे मतलब पूरे दुनिया में सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन है, हांगकांग है। तो जो मर्सर से 26th एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे आया है उससे हेल्प होगी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं नेविगेट करें सकेंगे भी जो दूसरे देशों में, जैसे कि जहाँ पे अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह सस्ती है वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पे। और एसेंशियल ड्यू टू अनसर्टेनिटी फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक। तो अभी जैसे कि आपको जानते हैं कि जो कोविड-19 की पेंडेमिक चल रही है तो उसके करके क्या हो गया था कि भी सब में अनसर्टेनिटी सी थी कि भी कौन से शहर में अपना जो बिजनेस है वो स्थापित करें। तो इससे क्या होगा, एक उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा, एक तरह से उनकी हेल्प हो जाएगी कि भी वो जो महंगे शहर है वहाँ पे जाना है उनको, या सस्ते शहर जहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है वहाँ पे जाना है। क्योंकि हर बिजनेस का अलग अलग होता है। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे कि जो होटल वगैरह हैं, अगर महंगा शहर में जाएंगे तो महंगा होटल का उनको रूम्स वगैरह देने को मिल सकते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी जो कमाई है वो ज़्यादा हो सकती है। और कुछ सर्विसेज हैं वो क्या होता है कि जो सस्ते शहर है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। तो जो सर्वे में कितने 400 सिटीज़ इंक्लूड की गई थी तो थ्रू आउट द वर्ल्ड। दिस ईयर जो रैंकिंग है उसमें 209 सिटीज़ अक्रॉस 5 कंटिनेंट से 209 जो कंट्रीज़ है सिटीज़ हैं वो ली गई हैं, और बाकी वैसे तो 400 सिटीज़ होती हैं इंक्लूड्स। तो इट मेजर्स द कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ मोर देन 200 आइटम्स इन ईच लोकेशन इंक्लूडिंग हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड। तो जो घर रहने के लिए जो आने जाने का खर्चा है, खाना है, कपड़े हैं, या फिर जो घर का सामान है, और जो एंटरटेनमेंट वगैरह मूवीज़ हो गया, या फिर कहीं घूमने जाना है, तो उससे सभी चीज़ों को मिला करके कितना खर्चा आ सकता है उस हिसाब से इन्होंने तकरीबन 200 आइटम्स की कॉस्ट कंपेयर करके फिर इन्होंने ये निकाला है कि भी कौन सी सिटी कितनी महंगी है रहने के लिए, कितनी कौन सी सस्ती है। तो जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क सिटी क्या है, यूज टू द बेस्ट सिटी फॉर ऑल कंपेरिजन्स। कि जो मतलब अभी फ़िलहाल में जो न्यूयॉर्क में जो चल रहा है कि भी इसमें यहाँ पे मान लो एक कोई भी आइटम है वो $10 का है, तो उससे कंपेयर करा जाता है कि पूरी दुनिया में वो $10 कहीं 9 का है, कहीं 8 का है, कहीं 1 का है, तो कहीं कहीं वो $100 का भी हो सकता है। तो US डॉलर के अगेंस्ट में और US डॉलर के कंपैरिजन के साथ और जो न्यूयॉर्क सिटी है उसको बेस्ट सिटी मान करके जो सारी कंपैरिजन है वो की जाती है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इफ़को से रिलेटेड है। उन्होंने MOU साइन किया है ICAR के साथ, ताकि जो रिसर्च है, टेस्टिंग है और वैलिडेशन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उसको क्या किया जा सके, कोलैबोरेट करके उसको साथ में बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर ज़्यादा काम किया जा सके। तो इफ़को ने किसके साथ साइन किया है, ICAR के साथ। तो जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसको फुल फॉर्म किसकी है, ये इफ़को की फुल फॉर्म है। और MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह से जो समझौता है वो हुआ है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ICAR, ताकि जो जॉइंट रिसर्च हो सके और साथ में टेस्टिंग भी हो सके और वैलिडेशन उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, जो कि थ्रू ICAR इंस्टीट्यूट्स हैं और जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी रिसर्च वगैरह उनके ऊपर चलती है। तो जो एग्रीमेंट है वो क्या करता है कि जो सेंटर है टू डिस्पर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो सेंटर क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगा, कैंपेन चलाएगा, फील्ड ट्रायल भी, मतलब जो असली जो फील्ड है प्रैक्टिकली वहाँ पे जा करके चेक करेगा और डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, ताकि जो फार्मर्स है उनको बेनिफिट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम खर्च में ज़्यादा फसल वो ज़्यादा अपना जो आमदनी है वो कमा सके। तो इफ़को का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, और इनके चेयरमैन है बलविंदर सिंह नकाई।
और ICAR का सेंटर भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और इनके प्रेसिडेंट है ICAR सोसाइटी के नरेंद्र सिंह तोमर, और यूनियन मिनिस्टर कौन है ये साथ में, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यही जो ICAR सोसाइटी के प्रेसिडेंट है और यही यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। नेक्स्ट इसकी तरफ पढ़ते हैं। जो इंडियन म्यूजिशियन है शोभा शेखर, उनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिला है। क्यों, क्या है ये, जो फाउंडर ऑफ कलाकृति, एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन है कलाकृति, उसकी फाउंडर हैं जो शोभा शेखर हैं, इंडियन म्यूजिशियन हैं। तो इन्होंने रिसीव किया है जो ऑस्ट्रेलिया का जो मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है इन द क्वींस बर्थडे 2020 फॉर हर सर्विस टू इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक और डांस के लिए उनकी सर्विस के लिए जो क्वींस का बर्थडे था, क्वीन का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वीन का बर्थडे था, तो उसके ऊपर क्या मिला था कि जो ऑस्ट्रेलियन जो ऑर्डर है मेडल ऑफ ऑर्डर, वो इसको मिला था, जो क्या है, शोभा शेखर। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है, वहाँ के हेड, तो वो हैं डेविड हर्ले। प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है, ये एक फ़ुटबॉल की टीम है, एक फ़ुटबॉल का क्लब है। उसके जो फॉर्मर डिफेंडर हैं टोनी डूने, उनका देहांत हो गया 78 साल की उम्र में। तो इनका 8 जून को देहांत हुआ था, लेकिन खबरें काफ़ी लेट आई हैं। तो इससे क्या है कि जो उनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1941 को डबलिन कहाँ पे, आयरलैंड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो फॉर्मर डिफेंडर हैं ये क्या थे, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम थी उसमें डिफेंडर के तौर पर क्या करते थे, खेलते थे। तो इनके कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एज है 18 साल की उम्र में 1960 में ज्वाइन की थी, और डेब्यू किया था उन्होंने 16 अक्टूबर 1960 को। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, जो बर्नले है, बर्नले ए लीग है, उसके अगेंस्ट क्या उन्होंने डेब्यू किया था। डेब्यू का मतलब होता है सबसे पहली बार वो खेले थे इस टीम के लिए। ही वॉज ए पार्ट ऑफ विनिंग साइड ऑफ यूरोपियन कप 1968 में। जो विनिंग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है उसने जो गेम जीता था उसके जो क्या थे, एक पार्ट थे वो। ही प्लेड फॉर 13 ईयर्स एंड वन फर्स्ट डिवीजन चैम्पियनशिप्स इन 1965 में, 67 में। एंड जो फुटबॉल का क्लब है, कप है, वो अगेंस्ट लीसेस्टर। तो लीसेस्टर के खिलाफ जो फुटबॉल कप था फुटबॉल, उसको 1963 में इन्होंने जीता था। तो इन्होंने 13 साल के लिए तकरीबन खेला था, और 1965-67 में भी चैंपियनशिप जीती थी फर्स्ट डिवीजन में। तो ही मेड 535 अपीयरेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड स्कोर्ड ओनली 2 गोल्स। इन्होंने सिर्फ क्या किया था, 535 बार इन्होंने मैच खेला और सिर्फ 2 ही गोल इन्होंने किए थे। तो अचीवमेंट क्या थी कि जो इन्होंने कैप्टन थे, ये 33 बार कैप्टन रह चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की जो टीम है उनके कैप्टन रह चुके हैं, और जो आयरिश फुटबॉलर है उनका अवार्ड भी जीत चुके हैं, आयरिश फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड 1969 में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश सीएम से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश सीएम जो YS जगन मोहन रेड्डी है, उन्होंने लॉन्च किया है जगन्ना चेडुडू स्कीम जो है वो लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के सीएम ने। तो इसमें क्या है, योजना है, इसको बारे में जान लेते हैं कि जो YS जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जो सीएम हैं वहाँ के आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जगन्ना चेडुडू जो स्कीम है वो लॉन्च की, ताकि जो धोबी हैं, बार्बर हैं, टेलर हैं, यानी कि जो अभी जो कोविड-19 की वजह से जिनको ज़्यादा परेशानी हुई है लॉकडाउन की वजह से, तो उनको क्या कर सके, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा सके। तो स्कीम के अंतर्गत क्या है कि 10,000 रुपये दिए जाएंगे टू 2.47 लाख वाशरमैन्स, यानी कि तकरीबन 2.47 लाख जो धोबी हैं, और 2.47 लाख टोटल लोग हैं। उसमें से क्या है, वाशरमैन 42,347 हैं, बार्बर 37,767 हैं, और टेलर कितने हैं, 1,25,926। तो इन सबको क्या है 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे ताकि इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो सके। तो इन टोटल कितना है 247 करोड़ रुपए टोटल ट्रांसफ़र किए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में। तो जो बैंकर्स हैं कैन नॉट यूज़ द मनी टू ऑफसेट द लोन रिपेमेंट बैलेंस। तो जो 247 करोड़ की जो अमाउंट है वो जो बैंक को ट्रांसफ़र की जाएगी उसका वो बैंक क्या नहीं है, लोन नहीं कर सकते, वो सीधे उनको उन जो ये बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट्स में ही डालनी पड़ेंगी। तो आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है, सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी, कैपिटल है अमरावती, गवर्नर है बिश्व भूषण हरिचंद्रन, और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी जान लीजिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और श्रीलंका मल्लेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और है यहाँ पे श्री पेन्नू शिला नरसिम्हा वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कंबल कोंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये काफ़ी अजीब अजीब से नाम है, आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इनको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात से रिलेटेड। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी, उन्होंने अनाउंस किया कि जो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन स्कीम थी, यानी कि सोनी स्कीम, उसको अभी थर्ड फेज़ उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। जो 2016 में इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहला फेज़ स्टार्ट किया था। तो अभी चीफ मिनिस्टर जो विजय रूपाणी है गुजरात के, उन्होंने थर्ड फेज़ का क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो वो जो थर्ड फेज़ है उसमें क्या होगा कि जो अगस्त 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक ये फेज़ चलेगा। और इसमें क्या है कि जो 115 डैम है उनको नर्मदा के पानी से भरा जाएगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 14,700 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं इस स्कीम के लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको पीने का पानी मिल सके और इरिगेशन मिल सके, जो सौराष्ट्र के एरिए हैं वहाँ पे सब में। तो इसके चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश से लेकर के। जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, उन्होंने लॉन्च की है पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन्स फॉर द रूरल एरियाज ऑफ पंचायत योजना। तो जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर, पंचवटी योजना में क्या गया है, जो सीनियर सिटीजन है रूरल एरियाज़ के, उनको एक तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। और जो पार्क्स हैं, गार्डन हैं, वहाँ पे क्या कर जाएंगे, एस्टेब्लिश कर दी जाएंगे। एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में पार्क्स और जो गार्डन है वो डेवलप कर दिए जाएंगे विद मैंडेटरी फैसिलिटीज़ अंदर जो महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मनरेगा एक्ट है, उसके अंतर्गत उनको जैसे उन जो मजदूर वगैरह हैं उनको मनरेगा के तहत काम पर लाया जाएगा और उनको वहाँ पे गार्डन्स और पार्क बनाए जाएंगे। तो स्कीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो ये स्कीम है मनरेगा 2005, तो अबाउट 100 सच पार्क्स विल बी डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 क्या होगा कि तकरीबन 100 सच पार्क डेवलप किए जाएंगे। तो आज की लास्ट न्यूज़ है हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ 1,01,500 करोड़ किसमें, मनरेगा स्कीम में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो तकरीबन जो 2021 है उसको तकरीबन 31,496 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं और जो बाकी के बचे हैं वो भी अभी जो रिलीज कर दिए जाएंगे, एलोकेट हो चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जो विच इज़ मोर देन 50% ऑफ बजट एस्टिमेट करंट फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले साल का जो बजट था उससे तकरीबन 50% ज़्यादा ये इसमें मनरेगा में क्या किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं फंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।